बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिला स्टार। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की एक ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट जो है वो अदालत के अंदर जमा हुई है, जिसमें ये लिखा गया कि कब कब उनको क्या बीमारी रही, उस मरज़ का कितना बढ़ जाना था, उसकी तशख़ीस कब हुई और उसको लेके अभी भी क्या इबाम बाकी हैं या तहफ़्फ़ुज़ात बाकी हैं, और उनके इलाज मुआलजे के हवाले से भी कुछ चीज़ें उसमें मंजर आम पे आई हैं। इस मेडिकल रिपोर्ट का अदालत के अंदर जमा होना और वहाँ पर एक तरफ बयानियाँ ये है कि बैरून मुमालिक जो रहे हैं वो जिला वतनी की ज़िंदगी गुजारी है और इस जिला वतनी की ज़िंदगी में कुछ किरदार थे जो उनके मुखालिफ थे और इसी वजह से वो बाहर रहना उन्होंने मुनासिब समझा। लेकिन एक तरफ बाहर रहना वो एक बयानी की वजह से, दूसरी तरफ अदालत के अंदर बयान और है, अदालत के अंदर मेडिकल रिपोर्ट्स की बुनियाद के ऊपर है। अब लाहौर के जलसे की जो रिपोर्ट्स लंदन तक पहुंची हैं उसने भी कुछ आंखें खोली हैं, उसने भी सर जोड़ के बैठाया है। उसके बाद मियां शहबाज शरीफ साहब के साथ एक लाहौर के अंदर वाक़या पेश आया। अवाम जो है वो इस हद तक नाबल्द हो चुके हैं, समझ से बालातर उनकी बातें हो चुकी हैं कि किसको किस नाम से मुखातिब करना है, किस लक़ब से मुखातिब करना है। ये जो अखलाकी पस्ती हमारे अंदर इस वक्त आ रही है, इसका ज़िम्मेदार कौन है? क्या सियासतदानों ने इसी तरीके का फीड किया? क्या वो तमाम तर जो इक़दामात थे उनकी बदौलत ये सब कुछ देखने में आया है? क्योंकि राजा रियाज साहब कहते हैं कि 16 माह की हुकूमत का जो बार है वो नवाज शरीफ के कंधों पे नहीं है। तो क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म के उम्मीदवार नहीं थे? क्या नून लीग से शहबाज शरीफ साहब का कोई ताल्लुक नहीं है? ये बुनियादी सवाल है। वो जो 16 माह को बीच में से माइनस कर रहे हैं, पिछले कुछ अरसे में वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब की हुकूमत का भी साल से ज़्यादा का अरसा जो है वो उसे माइनस कर देते हैं और सिर्फ तवज्जो जो है और फोकस जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पे रखा हुआ है। तो ये जो उनकी वापसी पे नैरेटिव बनेगा जिसको बनाने की कोशिश की जा रही है, क्या मीनार पाकिस्तान का जलसा होगा? क्या उसकी तैयारियां कर ली गई या अभी माजी करीब के अंदर जो जलसा हुआ उसका हाल देख के कुछ खौफजदा हैं? और दीगर सियासी मंजरनामे भी बात करेंगे। राना साहब की तरफ पढ़ते हैं। राना साहब, क्या नवाज शरीफ साहब की वापसी यकीनी है या फिर रिपोर्ट्स जो कुछ पहुंची हैं और जो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया, तहफ़्फ़ुज़ात से बढ़ के कुछ बातें भी की गई कि लाहौर के जलसे में अवाम क्यों ना आए, उसके बाद कोई प्लान तब्दील हो रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर, आज आपके चेहरे पे रौनक भी बड़ी है क्योंकि जो 21 तारीख करीब आ रही है तो आप बड़े पुररौनक पुरजोश होते जा रहे हैं। हाँ, देखें मियां नवाज़ साहब सर आखिरी वक्त का नूर आया हुआ है। मैं तो एक लंबी ट्रांसमिशन करने के बाद सुबह से लेके अल्लाह ना करे यार आपके पास आखिरी वक्त का नूर आए। अल्लाह आपको लंबी उम्र सेहत कामला अता फरमाए ताकि आप देख सकें और ये कौम देख सके कि जो मरियम साहबा कह रही हैं, जो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं, जो दीगर लोग कह रहे हैं कि मियाँ साहब के आने से खुशहाली हो जाएगी। मैं देखना चाहता हूँ क्या 50 रुपये किलो आटा हो जाएगा? क्या 212 रुपये किलो घी हो जाएगा? क्या आम आदमी जो है उसको दोबारा से रोटी 3 वक्त की मिलेगी? क्या गोश्त जो है वो 800 या 900 रुपये पे आ जाएगा? क्या दूध जो है वो 100 रुपये किलो मिल जाएगा? गोश्त आ जाएगा सर, इंसानी गोश्त ही आएगा, मुर्गी का गोश्त आ जाएगा। मुर्गी का गोश्त आ सकता है। आपको पता है जी, कारोबार है ना। मेरा कारोबार नहीं, उनका है जिन्होंने आना है। वो बाबूजी ने वैसे आपका शुक्रिया अदा किया। हाँ जी, बाबूजी, नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा, वाकई भी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरे हक में और मेरे खिलाफ बोलने वाले, लिखने वाले तमाम सहाफ़ियों के शुक्रगुजार हूँ। हाँ बाबूजी, इस मामले में तो कोई शक नहीं है। वो किसी चैनल या अखबार के दफ्तर पे अगर आग लगती है, हमला होता है, तो वो भी शुक्रिया के तौर पे होता है। तो वो बहुत सी बातें हैं अगर हम करना शुरू कर दें। बात यह है कि बाबूजी को आने दें यार। मैं तो कहता हूँ अब ये कट्टा भी निकलने दें। यासर साहब, निकलने दें। लोगों की ख्वाहिशात जितनी हैं ये भी पूरी होने दें, सब कुछ होने दें। अब लोग जो चाहते हैं वो भी सामने आने दें। अब पता चले ना बाबूजी के आने से कौन सी तिलस्माती ऐसी तब्दीली आ जाएगी, कौन सी ऐसी चीज़ हो जाएगी। मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैंने आज एक मुस्लिम लीग के शख्स से कहा, मैं कि यार क्या होगा? उसने कहा जनाब बड़ा ही कुछ हो जाएगा। मैं कहा मुझे बता ना यार क्या होगा, ताकि मैं भी उस उम्मीद को, आस को बांध के रखूँ। मैंने कहा आटा सस्ता हो जाएगा। उसने कहा लो पुरानी कीमत पे। मैं कहा घी। उसने कहा पुरानी कीमत पे। मैं कहा दूध। उसने कहा पुरानी कीमत पे। मैंने कहा बाकी चीज़ें। उसने कहा पुरानी कीमत पे। मैं कहा जनाब फिर सबसे आगे होके मैं नारा लगाऊंगा। बुलाओ तो सही। पुरानी कीमत भी पूछ लेनी थी कौन सी है? 3 दिन भाई वो कहते हैं जो उनके दौरे हुकूमत की कीमत थी। कुछ नहीं होना, सिर्फ एक ड्रामा है,
सिर्फ आप एक रिपोर्ट देखें ना, उस रिपोर्ट को उठा के देखें, उस रिपोर्ट में क्या लिखा है? उस रिपोर्ट में लिखा है जनाब कि अब भी, आप एक लफ्ज पढ़े ना, अब भी उनका दिल कमजोर है, आर्जे में है, अब भी उन्हें लंदन और पाकिस्तान के डॉक्टर से किसी वक्त भी ट्रीटमेंट कराने की जरूरत पेश आ सकती है। अल्लाह उन्हें सेहत कामला दे। मैं कह रहा हूं कि तमाम सियासतदानों को लंबी उम्र दे और तमाम सियासतदानों को इस पाकिस्तान की आम आवाम की तरह गुजारा उनको हो, आम आवाम की तरह उन्हें भी जलील होना पड़े कि किस तरह लोग लाइनों में लग रहे हैं, किस तरह लोगों को रोटी नहीं मिल रही, किस तरह लोग गुर्बत में मार रहे हैं, किस तरह लोगों का जीना हराम हो चुका है। मुझे एक बात है, आज डॉलर हमारा मजबूत हो, रुपया मजबूत हो रहा है, डॉलर नीचे जा रहा है, इनकी हुकूमतों में क्या इनको तकलीफ थी? उनका भी मजबूत हो रहा था, उनका अपना मजबूत हो रहा था ना, आवाम के लिए तो कुछ नहीं हो रहा था उस वक्त। देने क्या तकलीफ थी? उनका डॉलर मजबूत, बाऊजी उनकी करेंसी डॉलर है ना सर, वो उनकी मजबूत हो रही थी। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये तो बात आपने, क्योंकि मुझे पता है ना, ज्यादा आप उन्हें जानते हैं, तो उनकी करेंसी बिल्कुल डॉलर है और वो डॉलर मजबूत हो रहा था। हमारी करेंसी पाकिस्तानी रुपया है जो अब जाके मजबूत हो रहा है। मेरे लिए खुशी की बात ये है कि आप कुछ ऐसे कलमात कह देते हैं कि मैं किसी के बारे में ज्यादा जानता हूं, मैं भी खुद को इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट महसूस करना शुरू कर देता हूं। तो यासर साहब, बात यह है कि आने दें, उनको ये भी देखने दें कि जनाब उनके आने से कितनी रौनक आती है। अब एक एक गली मोहल्ले चौक चौराहे में जाके लोगों के तल्ले मिन्नतें गा रहे हैं। ये शहर इनका किला था, जिस शहर के अंदर शहबाज शरीफ साहब को रोक लिया गया। मैं खिलाफ हूँ उन अल्फाज के जो अदा किए गए, नहीं करने चाहिए थे। ये किला था जहाँ पर मलक रियाज साहब के हल्के में मरियम साहिबा को तंग गली में जलसा करना पड़ा। ये इनका किला था, यहाँ पर इनको कॉल देने की जरूरत पेश नहीं आती थी। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है कि एक वक्त में ख्वाजा साद रफीक निकला था अकेला, जब ये सारे जा चुके थे तो उसने इस लाहौर शहर को फतेह कर लिया था। उनकी खामोशी क्यों है? नहीं एक्टिव है, अब एक्टिव हुए आजकल, ऐसे मैं कहूँ एक्टिव है। मैं माजी करीब में तो खामोश थे, अब तो एक्टिव कर लिया होगा। लेकिन अब हालात चेंज हो गए हैं यार, अब लोगों को पता चल गया है। अब 5 करोड़ से ज्यादा नया वोटर आ गया है। नए वोटर को पता है, यंगस्टर वोटर को पता है कि जनाब ये कौन क्या है। अब लोगों को इल्म है, जब सुबह दूध की दुकान पे जाते हैं और 230 रुपए किलो दूध लेकर आते हैं, 500 रुपया या 1000 रुपया उनकी बचत नहीं होती। 220 रुपए किलो दूध, बच्चे का दही, स्कूल की किताबें, स्कूल का खर्चा, रिक्शे वाले के पैसे, बीवी की दवाई, बच्ची बेटी जो है उसके पैसे, बाकी चीजें। वापसी में जब आखिर में वो इस तरह कागज उठा के कहते हैं ना, आज 16 तारीख हो गई और सारा कुछ ख़त्म हो गया, फिर मुख्तलिफ लोगों से मांगना पड़ता है, किसी जगह जेवर बेचना पड़ता है, किसी जगह कुछ और करना पड़ता है। तो यासर साहब, फिर लोग जो है ना, अब लोग कहते हैं क्यों जाएं हम आपके पीछे, किस लिए जाएं हम आपके लिए, क्या दिया आपने? क्या 1.5 साल इनकी हुकूमत नहीं थी? क्या 1.5 साल सारे मशवरे बाऊजी से नहीं होते रहे? क्या 1.5 साल बाऊजी ने 1.5 साल में 20 दफा इन लोगों को अपने उधर नहीं बुलाया? क्या हर फैसले में बाऊजी शामिल नहीं थे? क्या बाऊजी की साहबजादी हर फैसले में शामिल नहीं थी? तो फिर आप ये कहते हैं कि जनाब हम किसी चीज में नहीं थे। जनाब शहबाज शरीफ साहब की आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है? प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं थी सर। हाँ जी, वो क्या था? वो पार्लियामेंट का सबसे बड़ा खिताब, उसको भी बीट कर गए हैं वो तो। अल्लाह यार 2.25 घंटे से जायद की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी यार। सारे अपने बंदे, उन्होंने इतने अच्छे बंदे बुलाए हुए थे, जो सवाल उनसे पूछा जाता था, जिसका जवाब नहीं देना होता था उसका नहीं देते थे, और जिसका देना होता था, जो मर्ज़ी का सवाल होता था उसका जवाब दे देते थे। अब मैं अगर ये बात खोलना शुरू करूं कि ये कहते हैं कि जबरन हम मेरे बेटे को यहाँ पे रखा, तो चौधरी शुजात हुसैन की किताब उठा के देख लें, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। और मैं अगर ये किस्सा खोलूँ तो अब तो बात ही किसी और तरफ चले जाती है। बात यह है कि यासर साहब, अब मैं पहले कहता था बाऊजी नहीं आ रहे, यहाँ आ रहे हैं, जो भी है, बाऊजी को अब आ जाना चाहिए, ताकि एक जो मुस्लिम लीग के जहन में एक बात है ना कि बाऊजी के आने से पाकिस्तान के हालात तो ठीक नहीं होंगे, लेकिन मुस्लिम लीग शायद नून के अपने हालात ठीक हो जाए। अब जो सारा कुछ लोग तरह कहते हैं जी बाऊजी ही हमारी आखिरी उम्मीद है, मैं समझता हूँ अब आखिरी उम्मीद को आ ही जाना चाहिए। जो चीज़ आखिरी हो ना, उसे आ ही जाना चाहिए, ताकि उसके बाद कोई चीज़ ना रहे, पता लग जाए ना लोगों को। मैं उस दिन पूछूंगा इसी टीवी पे बैठ के
मैं 21 तारीख के बाद पूछूंगा कि आप मुझे बताएं जनाब कौन सी चीज सस्ती हुई है, आप मुझे बताएं कौन सा फार्मूला बाऊजी लेकर आते हैं। अल्लाह पाक की कसम, मैं कसम खा के कहता हूं, बाऊजी मुझे दालों के रेट बता दें, बाऊजी मुझे यहां पर कीमतों के रेट बता दें, बाऊजी मुझे मेडिसिन की कीमतों के रेट बता दें, छोड़ दे मेडिसिन, दाल चीनी घी, ये चीजें जो दालें होती हैं ये तो आम घर में जाती है ना, बाऊजी मुझे यही बता दें ना कि इसका रेट क्या है, तो फिर मैं फिर भी उनको लीडर मान लूं, फिर भी मैं उनका कायल हो जाऊं। तो बाऊजी तो बाऊजी हो, बिलावल भुट्टो सरदारी साहब हो, मैं कह रहा हूं कोई भी सियासी जमात का लीडर हो, जब आपको पता ही नहीं है, जब आपके इल्म ही नहीं है, आप वहां पे बैठ के दावा कर रहे हैं, वो करिश्मा, वो जादू की छड़ी, वो तिलस्माती जो आपके पास चीज थी अपने छोटे भाई जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब को देनी थी ना, कि जनाब इस 1.5 साल में ऐसी ग्राउंड बना दो कि ताकि मैं आऊं तो लोग नारे लगाएं, हमें लोगों को होंडा 125 ना देना पड़े, हमें लोगों को बयानियां ना देनी पड़े। अभी मेरे पास एक फुटेज है, मेरे पास गलती होगी, मैंने प्रोड्यूसर साहब को नहीं दी, मुझे वो देनी चाहिए थी प्रोड्यूसर साहब को, कल चला देंगे। पता उसमें क्या कह रहे हैं? क्या है? अता तारड़ साहब तकरीर फरमा रहे हैं। अच्छा जी। वो उसी तकरीर के दौरान लोग उठ के जाना शुरू हो गए हैं, तो भागकर एक शख्स माइक पकड़ा, मेजबान पता क्या कह रहा है, भाई आप बैठे, कोई अपने नशिस्तों से ना उठे, वाफर मिकदार में खाने का अरेंज किया हुआ है। और क्या सियासी जमातें कारकुनों को बेर बकरियां समझते हैं? आप उन्हें इतना बिठा नहीं रहे, आपकी मोहब्बत में कोई आ नहीं रहा, कभी 125, कभी बिरयानी, कभी खाने का वाफर इंतजाम, कभी जनाब पैसों का लालच, कभी कोई चीज। यार सर ये क्या है यार आपकी पार्टी, खुदा का वास्ता है इस मुल्क के लिए इकट्ठे हो जाए, इस मुल्क का सोचें यार, इस मुल्क की बेहतरी के लिए बात करें, इस छोड़ दें इख्तलाफात। आज उन्होंने जितना मुझे पार्टी से मंसूब कर दिया, टिकट तो बनता है ना मेरे को। चले आप भी ले लें, जहाँ पे 20-25 जर्नलिस्ट लाइनों में लगे हुए हैं, बैठे हुए हैं, और तारीफों के पुल बांध के, कई तो लंदन में भी जाके मिलाए हैं, कोई कहीं मिल रहा है, किसी कई लोग छोड़, मैं नाम नहीं बोलूं, आपकी इतनी तशहीर से इतना तो बनता है ना, कोई मैं कह रहा हूं कि कहीं मिल रहे हैं, मिलकर टिकट लेने चले गए। लेकिन आपको एक बात दूं बता, वो जिस ख्वाब से आ रहे हैं ना, जिस मुझे तो नहीं मैं कह सकता टीवी पे, वो जिस ख्वाब से आ रहे हैं ना, वो ख्वाब पूरा नहीं होना भाई। पोलिंग स्टेशन पे वोटर ने डालने जाना है, पोलिंग स्टेशन पे वोट डालने वाले 500, 400, 300, 200 लोगों के लिए तो आप कुछ कर सकेंगे, हज़ारों की तादाद में नफरत का वोट जो है ना, उसको तब्दील नहीं किया जाता, चाहे वो किसी भी सियासी जमात जो कमाल महारत, मैं किसी सियासी जमात की बात नहीं कर रहा, लेकिन जिसके साथ जिसने 1.5 साल में इस मुल्क की तबाही की है उसकी जरूर बात हो। उसके बाद तो इनकी पंजाब के अंदर मकबूलियत अगर देखें तो इनसे बहुत ऊपर टीएलपी है। मैं कह रहा हूँ टीएलपी तो कमाल कर गई है, इनसे बहुत अच्छी रह गई है। ने जिस तरीके से अपना सोशल मीडिया अरेंज किया है और स्ट्रेटजी को तब्दील किया, सड़कों पे आने की बजाय वो स्ट्रेटजी पे गए नए दौर वाली, और जिस तरीके से उन्होंने वो हो गया, सारा कुछ हो गया, ये कहाँ खड़े हैं। मुझे आज ना बड़ी हंसी आई, मुझे हंसी आई कि जनाब पीटीआई के 3 एमपी है, एक नाज़म, एक साबिक तहसील नाज़म जनाब, ये मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गया। हाँ, बड़ा सियासी धड़ा भी, बहुत सियासी धड़ा भी आ गया। मुझे ये तो बताए, क्या जिस तकरीब में ये शामिल हुए, अगर उसकी फुटेज चले कल ले आएंगे, उसकी फुटेज में आप देख के मुझे बताइएगा, क्या उसमें 300 से ज़ायद लोग हैं? और भाई वोट अब ये नहीं है कि यासर रशीद साहब एमएनए के उम्मीदवार है, राना अज़ीम एमपीए के उम्मीदवार है, या फारूक जोरी साहब किसी चीज़ के उम्मीदवार है। अगर वोटर साथ होगा तो फिर वोट पड़ेंगे। अब चेहरे नहीं, अब बड़े नाम नहीं, ज़हन से निकाल दे। अगर शाहिदा खान अब्बासी ये समझे कि वो मुस्लिम लीग नून से निकलकर नून लीग के मुकाबले में इलेक्शन लड़ेगा, तो मैं ये भी कहता हूं गलत बात है, नहीं जीत सकता। अच्छा, वैसे जिसकी जहां पहचान है उसको वहीं पे होना होता है। और अब तो वोटर बड़ा समझदार है, अब तो घर घर के अंदर तकसीम हो चुकी है। मैं आपको एक बिल्कुल हकीकत बता रहा हूं, मैं सियासी जमात का नाम नहीं लेता। अच्छा, शेख रोहेल असगर साहब ने आज एक मेरी बात सुन ले जरा, पता नहीं क्यों नहीं आप मेरी बात नहीं सुनते यासर साहब। एक प्रॉब्लम यह है कि जब भी मैं कोई सच्ची बात करने लगता हूं ना, तो सच्ची बातें जो होते हैं ना आपकी जमात, आज मेरे सामने, मैं मौके पे मौजूद हूँ, मेरा करीबी अजीज है, हाफिज़ कुरान है, उसका वालिद उसे कहता है कि यार आपने जब वोट डालने जाना है ना, तो आपने फलां को वोट डालना है।
तो उसको आगे से वो कहता है कि आपने मुझे, पापा आपका हुक्म बिल्कुल बजा, आपने मुझे कुरान पाक हिफ्ज़ क्यों कराया? उसने कहा इसलिए कराया कि तुम्हें दीनों दुनिया से आगाही हो और तुम उस राह पे चलो जो सिरात मुस्तकीम की है। तो फिर उसने कहा फिर आप मुझे उस पार्टी के लिए वोट के लिए क्यों कह रहे हैं? मैं उस शक्ल चेहरा देखता रहा कि बाप का उसने बेअदबी भी नहीं की और उसने अपने बाप को कायल भी कर लिया। तो यासर साहब, कायल मैंने आपको कर लेना है कि हक और सच का साथ देना है। कायल मैंने आपको कर लेना, जितना मर्जी आप कोशिश करें भागने की, कायल मैंने आपको कर लेना। मुर्शद आप इधर को मुंह करके चल पड़े, मैं पीछे चल पड़ूंगा। पीछे चल पे पीछे मैं टोकता इसलिए हूँ आप ज्यादा सच्ची बात ना कर जाएं, इसलिए दूधों को यूद मुकैयद की हुई है मैंने, तो उसके मुताबिक मैं भी घबराए ना, मैं भी उसके मुताबिक ही करता हूँ। या सर मैं फिर शेख रुहेल अस्कर साहब कहते हैं कि 10 दिन में वाजे हो जाएगा कि शाहिद खाकान अब्बासी 92 पे उन्होंने बात की कि शाहिद खाकान अब्बासी मुस्लिम लीग नून के साथ हैं या नहीं है। वो मीटिंग में क्या हुआ, एक तवील मीटिंग लंदन में हुई है, लेकिन मीटिंग होने के बाद आके फिर वो बात नई पार्टी की कर रहे हैं, फिर वो बात कर रहे हैं कि कानूनी मंजरनामे का सामना। मैं आपको बता दूं जी 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 सुन ले जनाब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब से कहा गया है जो चौधरी निसार साहब से कहा गया था, कहा गया जनाब अब्बासी साहब मरियम साहिबा के पीछे चलना है, मरियम साहिबा ही लीड करेंगी, आपको जाकर माजरत करनी होगी अपने तमाम बयानात पर मीडिया में, नहीं तो हमारी 30-35 साल की रफाकत ख़त्म, आप अपने घर खुश, मैं अपने घर खुश। अब्बासी साहब ने अपने गिले बचाए, उन्होंने अपने बचाए। अब्बासी साहब वहाँ से बाहर निकले, फिर एक और मुलाकात अब्बासी साहब की एक और लीगी रहनुमा से होती है, वो उन्हें समझाने की कोशिश करता है। अब्बासी साहब हंसते हुए कहते हैं कि अब सफ़र ख़त्म हो गया है, तो जब सफ़र ख़त्म हो जाए तो फिर सफ़र को ख़त्म ही रहना चाहिए। मेरा सफ़र तो उसी दिन ख़त्म हो गया था जब मेरी वजारत के अंदर किसी और को बाइख्तियार बनाया गया था, जब मेरे होते और जब मैं वज़ीर आज़म था तो उसके बाद ये कहा गया था कि इसके दौर में हमारे साथ ज़्यादती हुई। मेरा सफ़र तो हकीकतन उसी वक्त ख़त्म हो गया था, लेकिन मैं ही मुरव्वत में साथ था। तो जनाब अब्बासी साहब नहीं है इनके साथ, तो ये नून और ये अब्बासी साहब को फारिग कर चुके हैं। इन नून लीग के कारकुनान के लिए वो एक शेर है कि कहानी ख़त्म हुई और ऐसे ख़त्म हुई कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी जैसे यार क्या फिर देखे ना, हाँ। खाली शाहिद खान अब्बासी और यार पीटीआई छोड़ के आगे जनाब जावेद हाशमी साहब आगे। हाँ मैं वही बड़ा सारा कुछ हुआ, एक बहादुर आदमी हाशमी नारे भी लगते रहे। तो आज हाशमी साहब कहाँ हैं जी? चौधरी हसन निसार साहब को भी गवाना सबसे बड़ी भूल थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, और बहुत बड़ा डेंट था। ये कौन सा संसार, ये कोई नवा बात है जी? निसार चौधरी साहब, निसार मैं कह रहा हूँ पता नहीं क्या हो गया आपको। ये खुशी के लम्हात है ना आपके चेहरे पे, 21 तारीख तक क्या निसार को डाल दिया। चौधरी निसार साहब जनाब, चौधरी निसार साहब के लिए जो एक साबिक वज़ीर इत्तलात जो काम करते रहे हैं कि इनको निकाले, एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट सुलह करवाने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन बीच में कुछ ऐसे लोग थे जो नहीं चाहते थे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आप देखिएगा कितने निकलते। आप ये समझ रहे हैं कि जनाब ये आ गया और ये हम जीत जाएंगे। नहीं जीतेंगे इस तरह। इलेक्शन वो जीतेगी जमात जिसको अवाम वोट देगी, और सबको पता है कि इस वक्त अवामी रूट्स क्या है, अवाम किस तरफ है। सबको पता है कि अगर इलेक्शन हुआ और वोट पड़े तो किसको पढ़ने। सबको पता है कि किस की जमानत जब्त होनी है। अगर यासर साहब आप मुझे इजाज़त दे दें थोड़ा सा बोलने की, रोके ना तो फिर मैं आपको बता दूं कि जमानतें किस की जब्त होनी है फिर। लेकिन मजबूरी ये है, आप कहेंगे कि आप तवील बहसो मुबाहिसा हो आप तजावुज़ करें। भाई लोग कहते हैं में इतनी खुशकी भर चुकी है ना ये बातें सुन सुन के। मुझे बताया कि लाहौर में जो हुआ कभी हुआ था? नहीं हुआ ना, तो ये सबके लिए सोचने का मकाम है। शादरा वो इलाका है जहां से मियां नवाज शरीफ साहब इलेक्शन जीते, मियां अब्बास शरीफ इलेक्शन जीते। वो इलाका है जहां से नून लीग कभी इलेक्शन नहीं हारी। वहां पर मोहम्मद बूटा तकरीर करने नहीं गया, वहां पर मरियम सफदर साहिबा तकरीर करने गई हैं, जिन्हें मियां नवाज शरीफ का मुतबादल कहा जाता है। और वहां पर कितने लोग थे जरा ये तो बता दें। और पीछे खड़े मेरे दोनों भाई, सैफुल मुलूक होकर बहुत मेहनत करता है, मैं
इख्तलाफ हो सकता है बाकी, लेकिन बहुत मेहनती है। मलक रियाज साहब भी हमारे अच्छे दोस्त हैं। नाराज़ी का भी इजहार किया गया वैसे किस किस से, मैं कह रहा हूँ मुझे मैं चले कल डिस्कस करके ये भी बता देंगे किस किस की टिकट ख़त्म हो गई है। अच्छा जी कल हमजा साहब ने मीटिंग की है, उसमें सबसे ज़्यादा तारीफ़ जो हुई है वो ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब की हुई है, सबसे ज़्यादा। अच्छा वो मेहनत भी करता है, बहुत मेहनत करता है, यंग है, लगा रहता है। शहबाज की हुई है, गजाली की हुई है, गजाली सलीम भट्ट की हुई है, शहबाज चौधरी की हुई है, अली परवेज़ मलक की हुई है। लेकिन एक बड़े मज़े वाली बात है यार सर, क्या वो यार आज मैंने वो देखा, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी, वो मीर साहब, क्या नाम है आपका, वो एक ताजर रहनुमा है, नहीं मीर साहब, यार उन्होंने कहा जी हम इस्तकबाल के लिए जाएंगे पाकिस्तान के लिए, सबसे बड़ी ताजरों के लिए नवीद जो है वही है। तो शहबाज शरीफ ताजरों के लिए क्या फरीद थे, क्या थे, क्या थे बताए ना। अब मियाँ साहब के इस्तकबाल के ये ताजर जा रहे हैं, वो तो शहबाज शरीफ इसका मतलब 21 तारीख को दुकानें बंद होंगी। वो तो खुद कह गए हमारी 16 माह की मखलूत हुकूमत में चैलेंजेस, मुश्किलात और तारीख का बड़ा सैलाब आया, शहबाज शरीफ साहब ने कहा। तो अब क्या आ रहा है, मुझे ये नहीं समझ आ रही, उस जहाज में डॉलर आ रहे हैं। मीर साहब तो आजकल शहर शहर घूम रहे हैं ना, ताजर के साथ जाके बोला। मैं कह रहा कमाल के आदमी है, ऐसा ट्रेड यूनियनिस्ट जो होता है ना, मुझे तो बड़ा पसंद है, जो एक मिनट लगाए और पहले वो तहरीक इंसाफ के साथ था, अंदरून शहर की टिकट मांगी, फिर वो वहाँ से नहीं मिली तो मुस्लिम लीग नून के साथ चला गया, अब अगर यहाँ से ना मिली तो पीपल्स पार्टी होगी, पीपल्स पार्टी के बाद मौलाना फजलुर रहमान होंगे, मौलाना फजलुर रहमान के बाद ANP होगी, ANP के बाद बाप पार्टी होगी, बाप पार्टी के बाद MQM होगी। यार ये कमाल के लोग। आप ये जो नाम ले रहे हैं, आप सबको पंजाब में हिस्सा दे रहे हैं, क्योंकि नहीं मीर साहब ने तो पंजाब की सियासत करनी है, अगर करनी भी पाकिस्तान के वो सदर है यार, क्या कर रहे हैं आप, ना करें ना। मुझे एक बात बताएं, मैंने तो देखना है उस दिन 21 तारीख को इंशाल्लाह खुद रिपोर्टिंग करेंगे, और आपका मेरा प्रोग्राम भी है उस दिन, याद है ना, हमारा उस दिन प्रोग्राम भी बनता है, याद हो ना हो हमें करना प्रोग्राम भी बनता है। तो उस दिन बताएंगे, फुटेज लाएंगे, कौन कहाँ पे कितने लोग लेके गए, पता चलेगा। बल्कि मैं कल से कोशिश करूंगा सॉर्ट करूं मुख्तलिफ मार्केटों में कि ट्रेडर्स जो है वो क्या चाहते हैं। चले इसके ऊपर भी बातचीत तफसीलन होगी। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद सरवर लीग ज़िया एजाजुल हक साहब हमें ज्वाइन करेंगे, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन मौजूदा सियासी मंजरनामा है, ये जो हलचल मच रही है, एक दूसरे की तरफ झुकाव जो किसी का देखने में आ रहा था, वो झुकाव खत्म होने वाला है। टिकट्स के हुसूल के लिए कोशिशें हो रही हैं, और अगर उस हुसूल में नाकामी का सामना करना पड़ रहा है, तो उसी वक्त के अंदर जब एक तरफ आप टिकट के हुसूल के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास जाते हैं और उधर से टिकट नहीं मिलता, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ रुजू करते हैं। ये जो पाकिस्तानी सियासत है, यानी एक पार्टी से अगर टिकट ना मिले तो आप यकसर उसके नजरियात को भुला के किसी दूसरी पार्टी से हाथ में लाना चाहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना टिकट दे तो किसी तीसरी पार्टी की तरफ रुजू करेंगे, जो पार्टी मुश्किल में हो उससे किनारा कशी इख्तियार करेंगे। तो पाकिस्तान के अंदर ऐसी सियासत कब तक चलती रहेगी? ये नजरियात की सियासत जो है, ये क्या सिर्फ लफाजी तक महदूद है, सिर्फ दावों तक, वादों तक महदूद है? इसी पूरे सियासी माशी मंजरनामे पर बात करेंगे। सरबराह पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया एजाजुल हक साहब ने हमें ज्वाइन किया। एजाजुल हक साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एजाजुल हक साहब गाहे बगाहे आप आते रहे, फिर आप गायब हुए और हम आपकी तलाश में सरगर्दा रहे, आपसे राबिता कोई बहाल ना हो पाया। फिर आपकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने हमें फिर से आपका गर्विदा किया, फिर उस दिन आपसे ताल्लुकात बहाल करने की कोशिश की लेकिन नहीं हो सके। आप ये बताएं अंदर की खबर क्या है, और चौधरी शुजात साहब से उस दिन आपने जो मुलाकात की है, उस मुलाकात में क्या बातें हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छी की बात आपने। मैं चौधरी शुजात साहब से बहुत दिन हुए मिला नहीं था, उनके साथ मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और कुछ उनके बेटे से शाफे से मुलाकात हुई थी एक जनाजे पे जो चौधरी सरवर साहब के भाई का था, तो फिर वहाँ पे जिक्र हुआ, तो मैंने पूछा, उन्होंने कहा चौधरी साहब यहाँ ही है। उस दिन चौधरी साहब के साथ बहुत लंबी मेरी सिटिंग हुई, तकरीबन कोई 2 घंटे की, और इतनी उनकी जो सेहत है इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मेरे साथ बैठ कर उनको मेरे ख्याल में एक एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई थी उनके अंदर, कि उस दिन उन्होंने वीडियो भी खुद देखी, 2-3 मरतबा बनवाई, और जो हमने एक प्रेस रिलीज दी थी वो भी उन्होंने खुद उसका मतलब के कदोखान उसके ठीक किए।
तो एक अच्छे मूड में थे चौधरी शुजात साहब उस दिन। लेकिन देखिए मेरी ये कोशिश थी कि किसी तरीके से जो भाइयों में इख्तलाफ है उसको दूर करवाया जाए, क्योंकि मेरे तो दोनों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। और चौधरी साहब ने 2 दफ़ा कोशिश भी की, जेल में भी गए मिलने के लिए, लेकिन बच्चों की लड़ाई में वो बड़े जो है वो थोड़े से मतलब अब उनके पास वो इख्तियारात नहीं रहे, क्योंकि सियासत जो है वो अब नेक्स्ट जनरेशन को हैंड ओवर कर रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में एक जो हम कोशिश कर रहे हैं, देखिए आपने अभी एक छोटी सी बात की नजरियात की। ये नजरियाती सियासत होती थी 70s में, 80s में और 90s के शुरू में भी ये नजरियाती सियासत चलती रही। और उसके बाद फिर देखा ये गया कि एक चार्टर ऑफ क्या कहते हैं डेमोक्रेसी हुआ, या चार्टर ऑफ जो भी हुआ था लंदन में। उसके बाद फिर नजरियात को एक तरफ रख दिया और मफादात की सियासत जो है वो सामने आ गई। अभी स्याही नहीं सूखी थी तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते शुरू हो गए मोहतरमा के, और उसके बाद एक बहुत बड़ा NRO हो गया पाकिस्तान की तारीख में। शायद इतना बड़ा NRO और इतना ज्यादा नुकसान उससे पाकिस्तान के अवाम को नहीं हुआ। बहरहाल मैं बात ये कर रहा था कि अब वो नजरियाती सियासत खत्म हो गई। एक सियासत होती थी, आपने देखा होगा 88 से जो 85 से तो अब एक गैर जमाती इलेक्शन थे जो पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा मुफीद हुई है, लेकिन बाद में मुस्लिम लीग बन गई थी पार्लियामेंट के अंदर जाने से। इस दफा भी एक बात मैं करता चलूं कि आने वाले इलेक्शंस में ये जो जमातें हैं जो जिनको ग्राउंड रियलिटी का पता नहीं है, मेजॉरिटी आप देखेंगे कि ये आज़ाद या छोटी जमातों के नुमाइंदों की होगी जो पार्लियामेंट में जीत कर आएंगे। ये बड़ी पार्टी जिनको अभी ग्राउंड रियलिटी का पता नहीं है। और आप बड़ी पार्टी किसको कह रहे हैं? आप बड़ी पार्टी मुस्लिम लीग नून को कह रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कह रहे हैं, PTI को कह रहे हैं। जो बड़ी पार्टी समझते थे, वो जो अपने आप को बड़ी पार्टी समझते थे, नून लीग है, उसमें पीपल्स पार्टी है, जिन्होंने पूरा जोर लगा लिया कि किसी ना किसी तरीके से हम पीपल्स पार्टी पंजाब में आ जाए और जो नून लीग है वो पंजाब के अंदर दोबारा से जो है वो उसी पोजीशन में आया। अच्छा मुझे ये तो बता दें, ये तो आपकी बात हो गई, इसका मतलब है बड़ी बड़ी जमानतें जब्त भी होंगी ना? ये तो आपकी गुफ्तगू से यही लग रहा है, ऐसा ही है ना जी? बाऊजी तो जीत जाएंगे ना? देखिए ये तो जब पता लगेगा। अभी आपने पिछले 2 दिनों में देख लिया कि ये वही लाहौर है जहाँ शेर आया के नारे लगते थे, और अब उन्होंने शेर को भगाना शुरू कर दिया यहाँ पर। और फिर देखें जमात के अंदर भी दरारें पड़ी हुई हैं। आपने जो जलसी देखी शादरा की एक गली के अंदर, उसमें चचा जान की कोई तस्वीर आपको नजर नहीं आई होगी। और फिर जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर जो थी वो साथ नहीं बैठी हुई थी उनके, और ना ही हमजा शहबाज शरीफ की कोई तस्वीर नजर आई मुझे। वो तो ये फैसला हो चुका कि जो मीनारे पाकिस्तान में भी जलसा होगा उसमें भी किसी की तस्वीर नहीं होगी। शहबाज शरीफ साहब हालांकि पार्टी सदर है, उनकी तस्वीर नहीं लगाई जाएगी, सिर्फ नवाज शरीफ की तस्वीर होगी। वो तो खैर उनकी जमात का मसला है, जिसकी मर्जी तस्वीर लगाएं, लेकिन तस्वीर लगाने का मकसद तो ये है कि जो तस्वीर को देखने वाले हैं वो भी वहां पर आए। तो तस्वीर को जब देखने वाले कोई नहीं होगा तो तस्वीरें लगाने का फायदा क्या होगा? नहीं बड़ी तैयारी कर रहे हैं, होंडा 125 बरियानी, उसके अलावा और बड़ा कुछ हो रहा है। जहाज साहब क्या कर रहे हैं आप? इतनी ट्रांसपोर्ट बुक करवा ली गई है, सारा कुछ हो गया, ऐप बन गई है। और अच्छा जहाज साहब ये तो बताएं, आप भी मिनिस्ट्री में रहे हैं, जब आप हैं भी हुकूमत पे नहीं, वो ऐप कौन सी ऐप है जो आपके पास 1 मिनट से पहले आपको हर शख्स की बता देगी? नहीं वो ऐप से तो मुझे नहीं पता कौन सी है, लेकिन ये देखें ऐप से बातें आगे निकल चुकी हैं। ग्राउंड रियलिटी का इनको पता नहीं है। अब भी ये समझ रहे हैं कि हम किसी के कंधों में बैठकर कोई NRO करके कोई पिछले दरवाजे से फिर से इक़्तिदार में आ जाएंगे। और बात यह है कि हर चीज को देखें, नजरियात की बात की थी अभी हमारे भाई ने, नजरियाती सियासत अब खत्म हो चुकी है पाकिस्तान में। वो सियासत अब उसको लाने की जरूरत है, पाकिस्तान को उसके नजरियात पे कहते हैं नजरियात की सियासत खत्म हो चुकी है, लेकिन मैं अगर मेरी नाक़िसी तज्जिया है कि मेरे ख्याल में इस वक्त लोग जो हैं वो नजरियात की सियासत चाहते हैं। नजरियात की सियासत अगर खत्म हुई है तो वो सियासतदानों में खत्म हुई होगी, कारकुनान के अंदर वो मजीद राइज हो चुकी है, पजीराई उसको मिल रही है।
मैं वहीं आ रहा था जब आपने बात शुरू की ना, मैं वहीं आ रहा था। लोग अवाम पाकिस्तान के वो चाहते हैं कि वो नजरियाती सियासत वापस आए, जो नजरियाती सियासत इस मुल्क के मकासद के लिए और जिसको आगे लेके चलना है। देखिए, एक बहुत बड़ा मॉडरेट राइटिस्ट नजरियाती ग्रुप हुआ करता था, चाहे उसको IGI की सूरत में कह लें, चाहे वो जैसे ही वजूद में आया, और उसके बाद फिर आपने देखा कि इस नजरियात को उठाकर इन्होंने तो मफादात की सियासत शुरू कर दी, तो इनके नजरियात तो हो गए खत्म। ये तो पेट चाक करते करते गले मिल रहे हैं। ये घसीटते घसीटते सड़कों पे, उन सड़कों की मरम्मत इन्होंने शुरू कर दी जिसपे इनको घसीटना था। अब तो प्लास्टिक की सड़कें भी बननी शुरू हो गई हैं जिसपे घसीटते हुए तकलीफ भी नहीं होगी। तो वो नजरियात तो खत्म हो गए, वो मफादात की सियासत है। अब एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं, कल फिर ये गले मिल लेंगे। इस वक्त जरूरत ये है कि पाकिस्तान को इसके नजरियाती डगर पे लाकर वापस खड़ा किया जाए और उस नुकसान से मुल्क को बचाया जाए जो ये मफादात की सियासत करने वाले इस मुल्क को पहुंचा रहे हैं, और जो पिछले 16 महीने में उन मफादात के चक्रों में पड़ने वालों ने, जिन्होंने स्वयं अपने मामला को सीधा करने के कुछ मुल्क और अवाम के लिए नहीं किया, बल्कि इन पे इतना बोझ डाल दिया है कि आज लोग खुदकुशियां करने पे मजबूर हो गए हैं और किसी से बिजली का बिल भी नहीं दिया जा रहा, और लोग, महंगाई इतनी है कि 2 वक्त की रोटी लोग जो है वो नहीं खा सकते। एजाजुल हक साहब, ये तो बता दें कि आपके पुराने दोस्त बाबूजी आ रहे हैं पाकिस्तान, वो किसी यकीन दहानी पर या किस लिए आ रहे हैं? बड़े मुतमिन है वो। आज आखिरी मुलाकात उन्होंने कर ली सहाफियों से। बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल वो आएंगे। वो बाहर से कुछ गारंटीज लेके आ रहे हैं, कुछ अंदरूनी उनको मामलात उनके साथ तय किए होंगे उन्होंने, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन मैं ये देखें, हमारी बदकिस्मती ये है कि ऑल्टरनेट जो है ना, वो हमें घूम के विशियस सर्कल के अंदर जाना पड़ता है। 1988 की सियासत दोबारा नजर आ रही है कि जी एक पार्टी आई, फिर उससे हटके दूसरी आई, फिर वही वाली पार्टी वापस आ गई, यानी एक चेन थी ये। अब जो तीन जमाती बना, तो बीच में एक स्पैनर आ गया PTI का। PTI के भी कोई इतने अच्छे हालात नहीं थे उस वक्त 9 अप्रैल को 2022 को, जिसमें उनकी हुकूमत खत्म की। लेकिन वो बाद में फिर लोगों को सिंपैथी देखें। मैं ये बात करता हूँ जिसको आप बड़ा गौर से सुने, कि उस वक्त अगर ये इलेक्शंस करवाए थे ना, तो आज मुल्क के ये हालात ना होते, और फिर जो जमात जीतनी चाहिए, ही लोग जीत के आ जाते जिनको एक रजीम चेंज के जरिए लाया गया था, तो हालात ये ना होते जो आज मुल्क के हालात हैं। और फिर किसी का वो नैरेटिव भी जो है वो कामयाब हो गया, और जिसकी नकल उतारने की अब ये कोशिश करते हुए अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो पता ये लगा कि वो सारे 16 महीने अपने इक़्तिदार को तोल देने के लिए और अपने मामलात को तय करने के लिए लगा दिए उन्होंने। और अब वो सारी जमातें अगर ये समझती हैं, इजाज़त हक साहब, आप क्या समझते हैं अब पाकिस्तान में सियासत में आगे बढ़ने के लिए क्या हल मौजूद है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, लोग मुतनफ़र हैं। 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हालत आपके सामने है, क्योंकि उनकी कोर कमेटी के लोग भी अलहदा होते रहे। अब वोट बैंक जो है वो एक ऐसा बिखरा हुआ है, उस वोट बैंक को इकट्ठा किस तरीके से किया जा सकता है? ये जो पोलराइजेशन हुई है इस मुआशरे के अंदर, जहां पे आप इदारों के खिलाफ भी नजरियात कुछ और रख रहे हों, किसी के नजरियात कुछ और हों, किसी के और हों, वो हम अब वो एक जुमला जो रवायती तौर पे बोलते थे कि सब एक पेज पर हैं, तो वो सब एक पेज पर होने के लिए कितना वक्त हमें दरकार होगा, और उसके लिए कोशिश कौन कर सकता है? देखिए, पहली बात तो आपने ये बहुत अच्छी की कि वोट बैंक बिखरा हुआ है, लेकिन बिखरा हुआ नहीं भी है। वोट बैंक एक सिमत मांग रहा है, और वोट बैंक को वो सिमत जो भी दे देगा वो कामयाब हो जाएगा। जो कुछ माजी के अंदर होता रहा, मैंने ये बात पहले भी कहा है कि देखें, जब तक एक चार्टर ऑफ पाकिस्तान नहीं होगा, जब तक लाइनें ड्रॉ नहीं की जाएंगी, जब तक मामला तय नहीं किए जाएंगे, आप एक नहीं 100 इलेक्शंस करवा दें, कामयाब नहीं होंगे। और वो सबकी बेहतरी के लिए है, उसमें हर एक को अपना हिस्सा भी मिल जाएगा। आप मफादात के तहत भी लेना चाहें तो पहले माफी मांगे, अपनी अपनी गलतियों को तस्लीम करें, सारे तौबा करें, और फिर आगे बढ़ने की कोशिश करें। वरना किसी को लाकर अगर बैकडोर से या मुसल्लत करने की कोशिश की, मैं पहले भी ये कहा, फिर एक इलेक्शन नहीं होगा, 2 इलेक्शन होंगे, और
3 या 6 महीने की एक्सरसाइज होगी, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। अच्छा, मुझे ये तो बता दें 21 तारीख को जो शख्सियत आ रही है उसका इस्तकबाल भी मौलाना साहब भी कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान को उसका इस्तकबाल करना चाहिए। मुझे तो समझ नहीं आ रही वो कोई चीज़ फ़तह करके आ रहे हैं, जो चीज़ फ़तह करके आ रहे हैं मुझे ये तो समझा दें वो चीज़ क्या है, क्योंकि आपकी पहुंच बहुत दूर तक है और आपकी खबर भी बड़ी दूर तक आप ले लेते हैं। वो क्या है और क्या वो जो आ रहे हैं उनको आते ही हुकूमत मिल जाएगी? अगर उनको हुकूमत मिलेगी तो फिर इलेक्शन क्यों करा रहे हैं? देखिए वैसे इलेक्शंस तो अब IMF ने भी कह दिया है कि इलेक्शंस की तारीख दें, और तारीख आ भी जाएगी इलेक्शंस की। जो यूरोपियन यूनियन है जिसने आपको वो देना है प्लस प्रोग्राम जो देना है आपको टैक्स का, कंसेशंस का, GPS प्लस जिसको कहते हैं, वो भी कह रहे हैं इलेक्शंस करवाएं। तो आपको इलेक्शंस तो किसी ना किसी तरीके से वो करवाने पड़ेंगे, लेकिन किसी जमात की मुझे कोई अक्सरियत नजर आती हुई नहीं आ रही, और ये एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं होगा, क्योंकि देखिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। लेवल प्लेइंग फील्ड उस वक्त आएगी, और मैंने ये पहले भी कहा, मैं भी कहता हूँ कि मैं माजरत चाहता हूँ एजाजुल हक साहब, लेवल प्लेइंग फील्ड की ना यहाँ पे तशरीहात हर पार्टी के सरबराह के नज़दीक कुछ और हैं। मरियम नवाज साहिबा लेवल प्लेइंग फील्ड कुछ और समझती हैं, शाहिद खान अब्बासी साहब कुछ और समझते हैं, बड़े मियाँ साहब की मुताबिकत मरियम साहिबा के साथ है, PP कुछ और समझती है, PTI कुछ और समझती है, लेवल प्लेइंग फील्ड अवाम कुछ और समझते हैं। ये लेवल प्लेइंग फील्ड की एक तशरीह कौन करेगा? लेवल प्लेइंग फील्ड की एक ही तशरीह है कि अक्रॉस द बोर्ड आप एक को अगर 10 चपेड़े लगा रहे हैं तो 2 दूसरों को भी लगाएं। वो कोई दूध के नहाए हुए तो नहीं है। क्या उन पे एक मर्तबा ये अगर ये देखना है कि ये कितने लाडले हैं, अगर आपने ये देखना है तो आप जिस तरह दूसरों के साथ कर रहे हैं इनके साथ भी करके देखें, और फिर देखें ये क्या गुफ्तगू करते हैं और क्या बातें करते हैं। इनके 2 लोगों को आप ECL पे डालें जिस तरह बाकी सब को डाला हुआ है, तो आपको पता लग जाएगा ये आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं, इस मुल्क से कितनी मोहब्बत करते हैं, और जिनके लाडले बनना चाह रहे हैं उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। एक बयान तो अभी हफ्ता पहले दिया था जब शहबाज शरीफ साहब भाग के नहीं गए थे, जहाज पे चढ़ कर गए थे, जो उन्होंने कहा, हमने कौन सा कहा था कि वो पैदल चल कर गए इतनी दूर, जहाज पे ही गए हैं। और PIA का जहाज भी नहीं था, जहाज भी वो किसी और मुल्क का था जिसपे वो गए थे। तो ये मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड वो है कि जहां पर महमूद और एयाज को आप एक साथ में खड़ा कर, अगर नहीं करेंगे तो फिर आप ये मुल्क को आप फिर ये सिस्टम पर नहीं चल सकता। जैसा मेरा ये आखिरी सवाल है, मेरा ये आखिरी सवाल है, क्या मियां साहब अपने कहे हुए पे कायम रहेंगे? बड़े मियां साहब, मैं ये आपको बता दूं कि 1-2 चीजें हैं जो कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट जो है वो चाह रही है इस वक्त, और अगर किसी ने उन 2 चीजों पे कॉम्प्रोमाइज किया बगैर कोर इशू को रिजॉल्व किए, तो मैं समझता हूं कि इस वक्त तो अवाम पिसे हुए हैं महंगाई, बेरोजगारी, लाकानूनियत में। तो कहीं खुदा ना खास्ता अगर कोई लोग खड़े हो गए तो फिर उनको भी संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपने तहरीकों में, माजी की तहरीकों में भी देखा है कि क्या होता है। आप एक आखिरी सवाल मेरा भी, उसके बाद इजाज़त चाहेंगे आपसे। क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये जो एक ऑपरेशन इस वक्त जारी है मुल्क के तूलो अर्ज़ में अफ़गान महाजरीन को वापस भिजवाने का, ये ऑपरेशन किस हद तक कामयाब हो सकता है? और निगरान हुकूमत अगर चली जाती है तो आने वाली जमहूरी हुकूमत को इसका तसलसल कायम रखने के लिए कितनी मुश्किलात दरपेश होंगी? देखिए, इस बात को अब 40 साल गुजर चुके हैं कि जहाद अफगानिस्तान को, जब अफगान महाजरीन को यहाँ टेम्परेरी लाया गया था, जहाँ के सारी दुनिया में लाया जाता है, लेकिन उनको क्योंकि कुछ को कैंपों में रखा, कुछ को बाहर निकाला, वो उन्होंने अपनी जड़ें यहाँ पर मजबूत कर ली हैं। बात ये है कि मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी मामलात हम करना चाह रहे हैं, हमें इस तरीके से नहीं करने चाहिए कि हम ये तासुर दें कि जो हमारी गुडविल है अफगानिस्तान के अंदर वो ख़त्म हो जाए। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि ये जो खला हमारे यहाँ पॉलिटिकल पैदा हो रहा है, इस खला को भी कोई ऐसी चीज़ पुर कर जाएगी कि हमें समझ नहीं आएगी। और जो अफगानिस्तान के और हमारे दरमियान ये खला पैदा किया जा रहा है, ये वैक्यूम पैदा किया जा रहा है,
इसको मैं बड़े वसूख के साथ ये कहना चाहता हूँ कि और इसमें मैं अपना किरदार भी बहुत बड़ा अदा कर सकता हूँ कि इसको फिर आपका दुश्मन हिंदुस्तान पुर करेगा, क्योंकि वो इस लालच में बैठा हुआ है। अगर उस वक्त भी राहदारी दी जाती जिसमें कि जनरल बाजवा साहब ने भी एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के अंदर जिसका जिक्र किया था कि रीजनल कनेक्टिविटी होती, और नवाज शरीफ साहब की भी ये बहुत बड़ी ख्वाहिश थी जब वाजपेयी साहब को लाहौर बुलाया था कि वो इनको राहदारी दे दें, क्योंकि हिंदुस्तान की एक ही ख्वाहिश है इस वक्त, और वो ख्वाहिश है वाघा से तोड़खाम तक, ताकि उनको सेंट्रल एशिया का एक्सेस मिल जाए। और हमें ये चाहिए कि हम उस गुडविल को, इतनी कुर्बानियों को, इतनी जो हमने दी है उसको हम जाया ना करें, और हम वो उस तरह से मामला ना करें कि वो खराबी की तरफ जाए। बहुत शुक्रिया एजाजुल हक साहब इस वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसी सियासी मौशी मंजरनामे पे और कुछ अवामी इशूज़ पे बात की जाएगी। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। ICC वर्ल्ड कप जो 2023 का है वो इस वक्त जारी और सारी है। भारत में ये मैदान सजा हुआ है, 10 टीमें इस वक्त हैं। हॉट फेवरेट कोई दिखाई देती है तो उसको इस तरीके से हार का सामना करना पड़ता है कि अगले अंगुष्ठे बदंदा रह जाते हैं कि भाई बना क्या। बाद में पता चलता है ये नेपाल की टीम नहीं थी, इंग्लैंड की टीम को न्यूजीलैंड ने हरा दिया। अब इस तरह की सिचुएशन अगर पाकिस्तानी सियासत में देखी जाए तो पाकिस्तानी सियासत में इस वक्त हॉट फेवरेट कौन है, हार किसको मिलेगी, और ये जो वर्ल्ड कप का इस वक्त मौसम है, ट्रॉफी लेने के लिए उधर तगदो है तो इधर इक़्तिदार लेने के लिए भी तगदो है। उधर कितनी कामयाबी किसी को हासिल हो सकती है और इधर कितनी हो सकती है, मवाजना बड़ा दिलचस्प है। राणा साहब हंस रहे हैं, राणा साहब की तरफ बढ़ता हूँ मैं। राणा साहब, हॉट फेवरेट भी आपने देखा, हॉट फेवरेट का हाल जो होता रहा वो भी आपने देखा कि कॉनवे ने वो कॉनवाय तबाह कर दिया पूरे का पूरा बरतानिया का। उन्होंने कहा जी साम्राज्य ताकत अब नहीं चलेगी, वो राज अब नहीं चलेगा। आज पाकिस्तान भी चलें 81 रन से अगर जीत गया है 85 रन से तो हमारे लिए एक अच्छी बात है, लेकिन एक माठी टीम के मुकाबले में तो ये जो टीम्स का इस वक्त आप हाल देख रहे हैं, इसका सियासत में मुस्तकबिल क्या था? देखें, एक तो 2 वर्ल्ड कप हो रहे हैं। हाँ जी, एक सियासत का वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है, ज़हन में रखिएगा। सियासत का भी वर्ल्ड कप शुरू हो गया और क्रिकेट का भी वर्ल्ड कप। उसकी रूनमाई नहीं अभी हुई वर्ल्ड कप? नहीं, उसकी रूनमाई तो हो गई है, 21 तारीख को बाज़ाब्ता होगी, ठीक है। और वो ट्रॉफी जो होगी, मेरी बात तो सुन रही है। नहीं, जैसे मियाँ साहब ने वर्ल्ड कप बनाता है सर की होगी। मियाँ साहब तो इस वक्त वर्ल्ड लीडर है ना, आप गौर करें कि वो पाकिस्तान में तो कम वक्त गुजारते हैं, तो आप देखें ना वो ट्रॉफी लेके, मुझे पता क्या लग रहा है हाँ। जो इंग्लैंड की टीम के साथ हुआ है ना वर्ल्ड कप में, तो इंग्लैंड से आने वालों के साथ पाकिस्तानी सियासत में वैसा ना हो जाए, मेरा खदशा है। क्योंकि गली मोहल्लों चौके चौराहों में ये होता मुझे नजर आ रहा है। एक तो आपको क्रिकेट के वाले से यासर में, क्योंकि आप सारा दिन बैठते हैं, आपकी बड़ी हिम्मत है, सुबह से लेकर अब तक क्रिकेट के मैचेस में आपका तबसरा बड़ा अच्छा तबसरा होता है। वो मेरे लिए एक वैसे भी है कि ये जो नफसा नफसी का माहौल है, इससे ज़रा निकल के बंदा कुछ दिलचस्प गुफ्तगू कर लेता है। नहीं, बड़ी अच्छी है। एक तो मैं आपको एक खबर दूँ, जी, आप मेरी भी खबर ये नोट कर लीजिए कि चूँकि बड़े बड़े क्रिकेटर आपके साथ बैठे होते हैं, मैंने आज राना मजहर और फ़ारूक जोरी इन दोनों को भी ये कहा है, मैं कि यार एक ना खाना हम एक शर्त पर लगाते हैं। ये कह रहे थे जी कि भारत की टीम फाइनल 1 साइडेड जीतेगी। मैं कहा मुझसे शर्त लगा ले, वो फाइनल में नहीं होगी। चलें आप ये आज नोट कीजिएगा, भारत की क्रिकेट टीम फाइनल जीतना तो दूर की बात है, वो फाइनल में नहीं होगी। यासर साहब, सर वो आप वाली राय पता मुझे क्या लगी? हमारे साथ इधर एक पामिस्ट बैठते हैं, वो टीमों के सितारे गर्दिश में ला के नहीं, वो पामिस्ट सारे झूठे हैं, छोड़ दें, अल्लाह माफ करे। उनको ये नहीं पता था अगले घंटे बाद उनके साथ क्या होना था। अल्लाह की ज़ात से बड़ी ज़ात कोई नहीं है, वो गफूर रहीम ज़ात है सर भाई। बाकी ये सारे बेचारे पामिस्ट जितने हैं ना, ये 500 रुपया दे के हाथ देख लेते हैं और हर शख्स को एक ही बात बताते हैं। आपकी टीवी पे नहीं, मैं बाकी कह रहा हूँ, हर शख्स को उन्होंने एक ही बात बतानी होती है, एक ही चीज़ होती है, भाई तेरे हालात ठीक नहीं है, तेरे पास पैसा आता है ज़ाया हो जाता है, तो पैसा ज़ाया होने के लिए होता है कि मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं ना। तो ऐसे उनके कहने पे कई लोग शर्तें भी लगा के बेचारे घर का जेवर भी अपना हार जाते हैं। वैसे किन बुनियादों पे आप बात कर रहे हैं? कि कह रहा हूँ, लिख लीजिएगा, मैं भी क्रिकेट खेली है, मैं क्रिकेट को बहुत करीब से देखा है, मैंने सियासत की क्रिकेट को भी और ये जेन्युइन क्रिकेट को भी। अच्छा चलो, अब आपने बात उधर को ले ही गए हैं तो मेरी 1-2 बातें उसके ऊपर आप कमेंट कर दें अपना। आप ये देखिए कि वर्ल्ड कप है दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला, उसमें वार्म अप मैचेस थे,
जो पाकिस्तानी शायकीन के लिए इंक्लूयर था, वहाँ पे कुर्सियों की हालत ऐसी थी कि जैसे उन्हें सदियों से धोया नहीं गया। वहाँ पे बिठाने का इंतज़ाम ये था। और आज के मैच में ग्राफिक सिस्टम उड़ा और नीचे जो है वो बार उड़ गई है, स्कोर बार उड़ गया और कुछ 15-20 मिनट स्कोर बार गायब रही है। और वहाँ पे मैनुअल तरीके से सामने बोर्ड के ऊपर, यानी एक डिजिटल की स्क्रीन भी नहीं रखी हुई आपने बैकअप में, मैनुअल तरीके से बताया जा रहा है कि प्लेयर 4 के इतने स्कोर हैं और प्लेयर 3 के इतने स्कोर। यानी ये मैनेजमेंट है। जब नहीं, मैनेजमेंट इससे भी गंदी है। कैसी मैनेजमेंट है कि आपके मुल्क के सहाफ़ियों को, आपके मुल्क के शहरियों को वर्ल्ड कप देखने के लिए वीज़े जारी नहीं किए जा रहे, कवरेज के लिए वीज़े जारी नहीं किए जा रहे। वहाँ पर पाकिस्तानी परचम लहराने वालों के साथ जो किया जाता है, वहाँ पर जो कुछ किया जा रहा है वो आप सोच नहीं सकते। हमारे मुल्क में अगर वर्ल्ड कप होता है तो यहाँ पर जितनी आज़ादी है, जितनी आज़ादी से लोग आते हैं, जितनी आज़ादी से लोग परचम लहराते हैं, जितनी आज़ादी से लोग बैठते हैं, सबके साथ एक अच्छा और बेहतरीन सलूक किया जाता है भारत। लेकिन हम राना साहब कब तक ये कहते हैं खेल का कोई मज़हब नहीं होता। हमने तमाम जो चीज़ें वो बलाए ताक रखते हुए आईसीसी की गारंटी के ऊपर वहाँ गए। अब अगर चैंपियन ट्रॉफी के अंदर वही उठ के दोबारा कह दें कि हम इधर नहीं आएंगे तो फिर हम क्या करें? मुझे एक बात तो बताएं, आईसीसी में राज किसका है? यार सर क्या बात करते हैं यार आप, मुझे तो आपकी बात समझ नहीं आती। आईसीसी में राज किसका है? उस पर कंट्रोल किसका है? सब पे कंट्रोल इंडिया का है, माफिया है। हम या कमजोर हैं, या हम कमजोर हैं, या ये माफिया तगड़ा है। दोनों में से एक चीज है। चलिए मैं तो आपको पेशन गोई कर रहा हूं, भारत की टीम वर्ल्ड कप के फाइनल में नहीं है। जिस तरह भारत की फेवरेट तरीन टीम वर्ल्ड कप के फाइनल में नहीं है, इसी तरह जो लोग वजीर आजम बनने का ख्वाब देख रहे हैं, जो सियासत में वर्ल्ड कप जीतने का ख्वाब देख रहे हैं, वो आगे नहीं बढ़ने वाले। इसलिए जो अपने जाम में है, का जाम टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके लिए इब्तदाई तौर पे अपना एहतसाब करें। अपने एहतसाब से आपके सामने चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी कल अल्लाह ने के बाद।